अजीज दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। अजीज दोस्तों, ये इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है, लेकिन टारगेट वही है। टारगेट आपको अच्छी तरह पता है क्या है। ये आई सपोर्ट हिजाब की सबसे बड़ी ठेकेदार हैं। याद होगा वो मुस्कान बंगलोर यूनिवर्सिटी टोपी ड्रामा, वैसे आधी नंगी घूमती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब बैन लगा कि आप एग्जाम देने आओगे तो आप मुंह पे पर्दा करके नहीं आ सकते। और लॉजिक है, क्या पता पर्दे के पीछे मुस्कान है कि चौधरी अहमद अली है, यू नेवर नो। तो लॉजिक है ना, लेकिन उसने कहा नहीं। और उसको राना अयूब और ये अरफा खानम ने खूब प्रमोट किया था। ये आई सपोर्ट हिजाब वाली खुद कौन सी ड्रेसिंग करती है, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं, ये नंगी होकर निकल जाए, मुझे कोई मसला नहीं है इसे। लेकिन फिर हिपोक्रेसी, ये अभी अमेरिका में यूनिवर्सिटी में, इसको ज़ाहिर है अमेरिका में यूनिवर्सिटी में इंडिया की एक जर्नलिस्ट को क्यों बुलाएंगे, फ्री में पैसे दे के बेहतरीन रेसिडेंस देंगे, भत्ता देंगे, रोज के खाने पीने का, ट्रैवलिंग का, और सैलरी देंगे, क्यों बुलाएंगे? जाहिर है अगर आप उनके एजेंट हो, अगर आप CIA के या FBI के या किसी भी अमेरिका के एजेंट हो, तो आपको वहां पे बुला के ये सब ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह जाना है भारत में और क्या करना है आपने। टुकड़े टुकड़े गैंग हो, शाहीन बाग हो, हिजाब हो, एंटी मोदी नैरेटिव हो, एंटी हिंदू नैरेटिव हो, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को बचाना, प्रोमोट करना, उसको अच्छे उसमें दिखाना, ये इनके टारगेट्स हैं। इनकी मैं ड्रेसिंग जो प्रोमोट करती हैं कि आई सपोर्ट हिजाब, उन बेगैरतों को कुछ खुद भी तो हिजाब पहनना चाहिए ना, लेकिन ये हैं। खैर एनीवे, बात आई है टैरिफ की, मेरे आज की टॉपिक की। अजीज दोस्तों, ये है ना टैरिफ हैं। ब्राज़ील 50%, इंडिया 50%, म्यांमार 40%, लाओस 40%, थाईलैंड 36% एंड सो ऑन। यूरोपियन यूनियन को भी लगाया है, न्यूजीलैंड को भी लगाया है, साउथ कोरिया को भी लगाया है, यानी अपने अलाइज तक को नहीं छोड़ा। कनाडा को 35% लगाया है, पाकिस्तान को 19% लगाया है। पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि हम अब बीट करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश भी हमसे ज़्यादा टैरिफ है 20%, और थाईलैंड भी ज़्यादा है, और इंडिया तो 50% है, तो हम तो इनको बीट करेंगे। मेन इशू है टेक्सटाइल, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को तो एग्जेम्पशन दिया हुआ है, ज़्यादातर चीज़ों को एग्जेम्पशन दिया गया है कि ये टैरिफ में इंडिया के साथ नहीं है, जैसे एयरक्राफ्ट एंड कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स, क्रिटिकल केमिकल्स, सिलेक्टिव एग्रीकल्चर फूड और मेडिसिन्स। अब टेक्सटाइल रह जाता है। भाई टेक्सटाइल आपको टैरिफ कम मिला है, ठीक है, लेकिन आप क्वालिटी में कैसे वो करोगे? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वो उनका क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। पाकिस्तानी सैंपल के नाम पे कुछ भेजते हैं और आगे माल जो भेजते हैं वो कुछ और होता है, ये सबको पता है। मैंगो मंगाने वाले वहाँ से रातों रात पीले करके भेज देते हैं, आधे रास्ते में ही सड़ जाते हैं।
और वैसे भी यहाँ इंग्लैंड में 15 पाउंड की सिगरेट की डब्बी है, पाकिस्तानियों की दुकान पे आपको 6-7 पाउंड की मिल जाएगी। क्यों? मैंगो के डब्बे आते हैं, आधे आधे में सिगरेट होती है। आप क्वालिटी में टेक्सटाइल में कैसे कंपेयर करोगे? बांग्लादेश जो भी है क्वालिटी में कम नहीं है। थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडिया टेक्सटाइल गारमेंट्स में ये एक्सीलेंट क्वालिटी देते हैं, तो पाकिस्तान इनका मुकाबला कैसे करेगा? दूसरा, पाकिस्तान का डॉलर से जो अटैचमेंट है, रोज डॉलर फ्लक्चुएट होता है, पाकिस्तान के पास इतना डॉलर ही नहीं होता। फिर रॉ मटेरियल की बात है, कपास, जोट, कॉटन, ये सब बांग्लादेश, इंडिया वगैरह में अपना इतना होता है। पाकिस्तान तो अब तो कॉटन भी इंपोर्ट कर रहा है, तो आप डॉलरों में चीज़ें इंपोर्ट करोगे, फिर उसको थकी हुई क्वालिटी में बना के आप टेक्सटाइल की मार्केट में तो आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लोग कहते हैं कि यार 5-4 ट्रिलियन पे आप स्ट्रॉन्ग कर, तो देखो चाइना, तो भाई साहब चाइना में इनकी खुशकिस्मती है चाइनीज़ों की कि वहाँ पे नेहरू खानदान नहीं था। वहाँ होता नेहरू खानदान तो आज चाइना कहाँ होता? नीचे होता बिल्कुल। वहाँ पे कौन आया? माओ ज़ेडुंग आया, उसने तबाह किया था चाइना को, आज़ाद ज़रूर किया, लेकिन चाइना वॉज नथिंग अंटिल 70s। ये तो डेंग जियाओपिंग ने आके सारी पॉलिसी जो इकोनॉमिक फ्री की, कम्युनिज्म को ख़त्म किया और चाइना को आउट किया। नाम का कम्युनिज्म है, लेकिन डेंग जियाओपिंग ने पूरी इकोनॉमी ओपन कर दी। और डिक्टेटरशिप, आपको किसी को जवाब ही नहीं देना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक बनी हुई है कमेटी जो सारे फैसले करती है। यहाँ तो कुछ भी अच्छा करो तो अपोजिशन सामने आके खड़ी हो जाती है, आंदोलन, और चलने ही नहीं देना चीज़ों को। किसान फार्मर्स प्रोटेस्ट आपको याद ही होंगे। आज मैंने अभी कल एक लड़की की वीडियो, मतलब रिपोर्टर थी, वो रो रही थी कि वो क्या होते हैं, मखने। वो कहती है कि हमसे, मुझे याद नहीं फिगर्स, लेकिन कहती है कि हमसे अगर सपोज किसानों से 1000 रुपये के वो खरीदते हैं ना किलो, तो मार्केट में 10,000 का मिलता है। तो यही तो फार्मर्स जो बिल आया था मोदी जी का, यही था ना कि ये फार्मर्स और रिटेलर के बीच में जो आदमी हैं ना सारे, वो असल पैसा खा जाते हैं। उनको काटा था, लेकिन आपने देखा कि ये नेहरू खानदान और ये अखिलेश खानदान और ये पंजाब वाले जो आ गए थे, क्या नाम था, तखत क्या नाम था, और ये युवराज का पापा, और ये सब चलने ही नहीं देते। तो इंडिया में कोई अच्छा काम करने जाओ तो चलने नहीं देते। जहाँ कोई छोटी मोटी सरकार से गलती हो जाए तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के टोटल आप फॉरेन एजेंडा को मानते हो। मतलब राहुल गांधी, इंडियन एयरफोर्स के चीफ का ये बयान कि हमने 5 पाकिस्तानी जेट मार गिराए, उस पर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब ये कहे कि हमने इंडिया के 6 जहाज गिराए, रफाइल गिराए, तो पार्लियामेंट में बार बार खड़े होकर बेशर्मों की तरह जवाब दो। जो काम भारत के दुश्मन भी नहीं कर सकते वो ये लोग कर रहे हैं। तो भारत में इस लेवल पे भी इकोनॉमी को लेके आई है ना सरकार, ये बड़ी बात है। वरना जो हालात हैं, जो माहौल है, उसमें तो ये भी नहीं हो सकता था। खैर अजीज दोस्तों, फिर मैं अपने असल अमेरिका के जो टैरिफ हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट में, मतलब कांग्रेस में सेक्रेटरी कॉमर्स को बुलाया गया। Who pays tariffs, Mr. Secretary? No. Answer the questions I asked, please. I only have 5 minutes. Who pays tariffs? Sorry, well... Who pays tariffs? Sorry, Mr. Secretary, please. Excuse me. The question is very simply, who pays tariffs, Mr. Chairman? I'd like him to answer that question. Well, He wants to answer other questions. well, Congressman, if the exporters, बेशरम। they dislike tariffs so much,
why wouldn't they? कोई हाथ देना। If, I think what you're trying to get me to say. Did you remember the question? I'm not sure you did. Who pays इसका tariffs? जवाब that सिंपल है ना। it's a very complicated question. Reclaiming my time. People pay tariffs, right? Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my time. You clearly aren't going to answer. I'm not going to waste my time having you go, sir. Mr. Secretary, the reclaiming, exporters can Mr. pay Chairman, I tariffs, asked reclaiming my importers can time, pay. so I'll ask one more time. Who pays tariffs? Sir, the history would show that it is a complicated mix of who pays the tariffs over various times. So that's exactly the problem. If your answer, and you are a very educated person, you have a very impressive bio, cannot answer the question who pays tariffs because you won't answer that, and you say it's a complicated issue. It's not मैं complicated. आपके सामने रखूं Consumer. कि बातें ऐसी ऐसी करेगा जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे पूछा गया कि आप जा रहे हैं अलास्का, आप जा रहे हैं पुतिन से, समिट है आपकी पुतिन से मिलने, तो कहता या आई एम गोइंग टू रशिया एंड आई विल मीट। अबे रशिया नहीं है, अलास्का अमेरिका का है। एक ज़माने में था रशिया का, रशिया ने वो बेचा था अमेरिका को, और वो अमेरिका है। इसको होश ही नहीं होता, ये इतना एरोगेंट है, इतना अपने आप को सुपर आदमी समझता है जो दुनिया की हर चीज़ जानता है। इसने कहा कि मैं मेडिसिन है ना अमेरिका में बहुत महंगी हैं, जो मेडिसिन यूरोप में जितने की अमेरिका में 3-4 गुना ज़्यादा उसकी कीमत है। मैं 1000% कम कर दूंगा, 1500% कम कर दूंगा। अब अजीज दोस्तों, ऐसे बेवकूफ़ आदमी को, अच्छा आपने मेरा वो इंटरव्यू देखा होगा डॉक्टर उत्तम जी के साथ, उन्होंने साइकोलॉजी बताई, उन्होंने कहा पागल नहीं कहो इसको, पागल नहीं है वो। पागल तो हम हर इंडिया पाकिस्तान की कल्चर में सबको पागल कहते हैं ना, वो ठीक है, पागल नहीं है लेकिन एरोगेंट है। ये अब जिस शाख पे बैठा है उसी को काट रहा है, और जिस तरह ये अमेरिका को बर्बाद करने पे लगा है, यूरोप को तो कर चुका है, और अब यूरोप को $650 बिलियन की एनर्जी बेच रहा है, क्योंकि अमेरिका की एनर्जी का कोई ख़रीदार नहीं। इसके अलावा अमेरिका की वार मशीनरी है, वार मशीनरी का यह हाल है कि F-35 एक इंडिया में आके फंसा रहा, कई महीनों तक ख़राब हो गया, उसके संभालना मुश्किल हो गया था कि वो इस बात लीक हो जाएगी तो इसके ख़रीदार ख़त्म हो जाएंगे। अब नया आया है कि F-35 अब जापान में ख़राब होकर खड़ा है। F-35 स्पेन खरीद रहा था, स्विट्ज़रलैंड खरीद रहा था, इंडिया खरीद रहा था, सब ने मना कर दिया। एक तो टैरिफ की वजह से इनको सबको बहुत गुस्सा था, कोई ख़रीदार नहीं। अब आप प्लेन में देख लें तो बोइंग का यह हाल है कि जितने एयर डिज़ास्टर हो रहे हैं ना पिछले कुछ सालों में, मेजॉरिटी बोइंग है। इतना बोइंग का हाल ख़राब है, और इन लोगों ने हमेशा दुनिया में 2 सबसे बड़ी पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी है, एक बोइंग है अमेरिका की, एक एयरबस है फ्रांस की। कंपटीशन है, और उसमें एयरबस के ना होने के बराबर एयर क्रैशेस या एयर एक्सीडेंट हैं, बोइंग के धड़ाधड़ हो रहे हैं। अब जिनके पास बोइंग है वो भी बोइंग के ऊपर भरोसा ख़त्म है, और जिन्होंने ऑर्डर दिए थे वो भी वापस ले रहे हैं, और ज़्यादातर टैरिफ से भी तंग आके ले रहे हैं। आपको याद होगा एक कॉन्कोर्ड जहाज़ आया था जो शायद 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे में या 3 घंटे में लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचा देता था। वैसे लंदन से न्यूयॉर्क 6.5 घंटे की फ़्लाइट है, आम पैसेंजर फ्लाइट। एक एक्सीडेंट हुआ इसका कॉन्कॉर्ड का। अमेरिका उस वक्त दुनिया का दादा था, अर्ली 2000s की बात है, जब बदमाशी अमेरिका की टॉप पे थी, पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा था, किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका को कुछ कर सके। अमेरिका ने पाबंदी लगवा दी। कॉन्कॉर्ड इंग्लैंड और फ्रांस की जॉइंट वेंचर थी, और दोनों ने मिल के बनाया था। पेरिस और लंदन से न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट जाती थी।
सुपरसोनिक कह लें आप, इतना क्विक था। अमेरिका ने बंद करवा दिया इसलिए कि अगर कॉन्कॉर्ड और ज़्यादा फैलता तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका लंबी लंबी फ्लाइटों के लिए ज़्यादा यूज़ होता। अमेरिका की बोइंग का क्या होता। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बोइंग की एक कांग्रेस में बोइंग के सीईओ को बुलाया गया था, वो बड़ी सुनने वाली वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह कॉरपोरेट सेक्टर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। वार मशीनरी, ये एरोनॉटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, ये सब अमेरिका के पानी के बुलबुले हैं। आईटी टोटली इंडियन इंजीनियर्स के ऊपर बेस्ड है, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर बेस्ड है। इंडियन इंजीनियर ऑनेस्टली उन कंपनियों के लिए काम करते हैं। चाइनीज इंजीनियर ज़्यादातर वो लीक कर देते हैं अपने कंट्री चाइना को, और उससे चाइना में फिर कॉपियाँ तैयार हो जाती हैं। इंडियन भाई साहब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बनते हैं कि नहीं हम तो जिस मुल्क में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके वफादार हैं। जैसे ऋषि सुनक था, समझ रहे हैं, वो उसको यही डर होता था कि कहीं ये ना हो कि मेरे पर आरोप लग जाए कि मैं इंडियन एजेंट हूँ या इंडिया की गवर्नमेंट अपने एंसेस्ट्रल कंट्री को मदद कर रहा हूँ। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऋषि सुनक ना कर सका वो स्टारमर ने कर लिया इंडिया के साथ। तो अजीज दोस्तों, कहानी बहुत लंबी हो जाती है, मेरे पास बड़ी सारी चीज़ें हैं इस हवाले से, लेकिन आई विल स्टॉप हियर एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting. What is it that you get paid currently? Senator, that's well disclosed in our proxy documents in each of the years that I've been employed. Yeah, but what is it? It's a big number, sir. Well, let me help you out. It's 32.8 million this year. Does that sound right? Yes, it does. That's a 45% increase over last year. Does that sound right? Yes, it does. What is it you get paid to do exactly? I get paid to run the Boeing company. Yeah. So just help me understand that. I mean, do you get paid for transparency? Is that one of the metrics for your income? I think the board counts on me for transparency. Really? Because you're under investigation for falsifying 787 inspection records. The Boeing's under criminal investigation for the Alaska Airlines flight. You were investigated by DOJ for criminal conspiracy to defraud the FAA. This is all in your tenure. This doesn't sound like a lot of transparency to me. What about safety? Is that a component of your salary? It sure is, Senator. You know, have you seen the reports that the subcontractor that you used to make that door piece that fell out of the sky, that when the FAA went and toured the facility, they found one door seal being lubricated with Dawn liquid dish soap and cleaned with a wet cheesecloth, and another was being checked with a hotel room key card. Does that sound like safety to you? Senator, I think our relationship with that particular supplier has been well documented, reviewed by the FAA and most certainly us, and I'm very intent on acquiring that company so that none of that ever happens. You know, the FAA also says that Boeing still has not implemented the recommended steps back from 2019 and 2020 after the MAX crashes. You still have not taken the appropriate safety procedures or implemented what they recommended. I mean, how, if safety is a component of your $33 million compensation package, I mean, how can you possibly qualify for any of this? What about quality? Is quality part of your compensation package? Senator, I meet with the FAA pretty regularly. They don't hold anything back, and I'm not aware of anything that has been cited with respect to those accidents that we haven't taken action on. Really? Because we've had whistleblowers. You said you'd listen to whistleblower testimony. We've had multiple whistleblowers come before this committee and allege that Boeing is cutting every possible corner on quality and safety, not just in the past, but now.
They've alleged that you've eliminated safety inspections, that there are fewer in quality and there are fewer inspectors doing quality inspections out there. They've alleged that when they raised quality issues and concerns, they were reassigned, they were retaliated against, they were physically threatened. That doesn't sound like attention to quality to me. And yet you're getting paid $33 million a year. It's extraordinary. Senator, we have increased our quality inspectors significantly. How much has your stock price increased while you've been at Boeing? It hasn't, and I don't watch it much. Have you done any stock buybacks while you've been at Boeing? Not in my job, no. How about your profits? Have your profits increased at all while I you? haven't had any profits, sir. I'm sorry? I have not had any profits. Yeah. You know, I think the truth is, Mr. Calhoun, you're not focused on safety. You're not focused on quality. You're not focused on transparency. All of this is in the record, but I think actually you're focused on exactly what you were hired to do, which is that you're cutting corners. You are eliminating safety procedures. You are sticking it to your employees. You are cutting back jobs because you're trying to squeeze every piece of profit you can out of this country. This company. You're strip mining it. You're strip mining Boeing. It was one of the greatest American companies ever. It has employed thousands of people in my state. And you are strip mining it for profit, shareholder value, and you're being rewarded for it. You got a huge raise, a huge increase. So it's working out great for you. For the American people, they're in danger. For your workers, they're in peril. For your whistleblowers, they literally fear for their lives, but you're getting compensated like never before. Don't you think maybe your priorities are misplaced here? I mean, don't you think maybe it's time to get back to focusing on making quality planes and paying your workers well and taking care of the little guys who got you to where you are? That's not a rhetorical question. Senator, I don't recognize any of the Boeing you described. Really? And I want to assure... You don't recognize the Boeing that has airplanes falling out of the sky, that has had 2 Maxes crash, that has had pieces of doors fall out of the sky, that have had whistleblowers come before. They've sat right where you have sat and told us, these are your employees who have told us that when these are the engineers, by the way. Are you an engineer? I'm not, sir. Yeah, they are. Yeah. And they have said that they're not listened to, that they're retaliated against, that they're threatened. That's the reality of Boeing today. That's your company that you have created. Now, I don't recognize it either from the company it used to be decades ago, but under your leadership, that's what Boeing is, and you're being rewarded for it handsomely. Handsomely. Don't you think there's something wrong with that? Why haven't you resigned? You know, Senator, I stand by what I said, and I want to assure the great employees in your state that that is not the way we operate the company, and it never will be. And if you would like my chief engineer to talk about what he sees. No, I want to hear from you, because what I hear from you is a lot of this team does that and that team does that, and I listen to the whistleblowers, but I don't meet with them. And I've heard about all this stuff that you Congress have meddlesomely asked for because the public wants to see it. Gosh darn them, but you actually haven't supervised any of it. I've heard that. It's a lot of it's this, it's that, it's this, it's that. But meanwhile, you're getting paid a heck of a lot of money. It's unbelievable. If anybody's coming out of this deal good, it's you. Why haven't you resigned? Senator, I'm sticking this through. I'm proud of having taken the job. I'm proud of our this safety record, and I am You're proud very of this safety proud record. of our Boeing people. You're proud of this safety record. I am proud of every action we have taken. Every action you've taken? Yes, sir. Wow. Wow. There's some news for you. Well, behind you can't see it. Behind you, the folks are showing pictures of the people who are the victims of your safety record. I think we can all see them. And I think the American public, when they fear to get on their airplanes, they understand your safety record. And frankly, sir, I think it's a travesty that you're still in your job.